ও ডাক্তার, ও ডাক্তার। নমস্কার, আজ আমরা কথা বলতে চলেছি নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস ব্যাপারে। কি হয় নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস? নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস অর্থাৎ যেগুলো কিন্তু নার্ভাস সিস্টেমের সাথে জড়িত প্রবলেমস হয়। অর্থাৎ আমাদের ব্রেন যখন আমাদের শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কোনো কাজ করার জন্য ইশারা করে কিংবা কমান্ড দেয়, সেই সময় কিন্তু নার্ভাস সিস্টেমের থ্রুতেই কিন্তু সেই কাজটি সম্পূর্ণ হয়। নার্ভাস সিস্টেমের বিভিন্ন প্রবলেমের কারণেই কিন্তু মানুষের স্ট্রোক করে। আমরা সহসা শুনে থাকি কারো স্ট্রোক করেছে, কেউ প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে। এই সবের মূলেই কিন্তু নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস। আজ সেই ব্যাপারে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন নিউরো সার্জন ডক্টর বিশাল অভিজিৎ। नमस्ते सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे हमारे साथ टाइम देने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। তো আজ কিন্তু আমরা শরীর থেকে বিভিন্ন ফ্যাক্টস एंड मिथ्स জেনে নিব, তার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জেনে নিব। सर, पहले ही मैं आपसे फैक्ट्स एंड मिथ्स के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि लोगों के ध्यान में बहुत मिथ्स रहते हैं जो लोगों को पता नहीं होता कि वो फैक्ट है कि मिथ है। तो उसी बारे में पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर, बहुत लोगों को लगता है कि न्यूरो सर्जन वो खाली ब्रेन के लिए काम करते हैं, ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम्स को वो लोग सॉल्व करते हैं। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। और मैम का जो सवाल है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूरोसर्जन ब्रेन पे तो काम करते ही हैं, साथ साथ वो स्पाइनल कॉर्ड पे भी काम करते हैं, और सिर्फ ब्रेन से हम लोग का बॉडी का हर एक पार्ट कनेक्टेड रहता है। तो हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, बॉडी में हर जगह नर्व्स है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही साथ हाथ में और पैर में, बॉडी में जहाँ भी नस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज होते हैं तो न्यूरोसर्जन्स वहाँ पे काम करते हैं। बिल्कुल, तो ये जरूरी नहीं है कि खाली ब्रेन के लिए ही वो करते हैं, ये पूरी मिथ है। इट्स अ मिथ। ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। बिल्कुल। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर न्यूरोसर्जन। बहुत लोगों को लगता है कि न्यूरोसर्जन के पास जाओगे तो वो आपका सर्जरी ही करवाएंगे। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली न्यूरोसर्जन सर्जरी करते हैं बिकॉज जब भी नस रिलेटेड इशू होता है या ब्रेन या जैसे बोला मैंने कॉर्ड रिलेटेड, तो सर्जरी ही इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन। बट इट इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन। सर्जरी इज ऑलवेज एडवोकेटेड एट द लास्ट, सबसे लास्ट का होता है। तो आप कभी भी किसी न्यूरोसर्जन के पास आते हैं या हमारे पास आते हैं तो पहले सिम्टम्स को इवैल्यूएट करके कितना सीरियसनेस है और कितना पेन किलर से या कितना मेडिसिन से या फिजियोथेरेपी से मैनेज हो सकता है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, 90% ऑफ द पेशेंट्स बिना सर्जरी के ठीक होते हैं। लास्ट के जो इमरजेंसीज होती हैं वो दैट कम्स इनटू 10% ऑफ द सर्जरी, जो भी हम लोग इलेक्टिवली प्लान करते हैं अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसीज। हेड इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, पेशेंट बेहोश है, सर के अंदर ब्लीड है, वैसे कंडीशन में सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। बिल्कुल, तो ये भी एक मिथ है। जी हाँ मैम, इट्स अ मिथ। ये नेसेसरी नहीं है कि हर वक्त आपको सर्जरी ही आप नहीं, सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है। अधिकांश हम लोग दवाई से ही ठीक करते हैं। बिल्कुल। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि बहुत लोगों को लगता है कि न्यूरोसर्जन जो है खाली वो ही स्पाइनल ऑपरेशन, स्पाइनल सर्जरी जो है न्यूरोसर्जन से ही करवाया जा सकता है, और कोई डॉक्टर से और कोई सर्जन जो है स्पाइनल सर्जरी नहीं करते हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? जी, स्पाइन की सर्जरी बेसिकली एक हड्डी होता है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, हड्डी का वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड। तो स्पाइन पे सर्जरी करने के लिए बेसिकली दो स्पेशलिटी ही करते हैं, एक होता है ऑर्थोपीडिक्स और दूसरा होता है न्यूरोसर्जरी। तो यही दो हैं जो स्पाइन में ट्रेंड होते हैं, एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन के ऑर्थोसर्जन। तो दो लोग होते हैं बेसिकली, नॉट जस्ट न्यूरोसर्जन 100%। ओके, तो सर, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि न्यूरोसर्जन इज द लास्ट ऑप्शन, कि अभी हम किसी भी और तरीके से हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, हमको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तभी हमको न्यूरोसर्जन के पास जाना है। इस बारे में आपकी क्या है? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक डॉक्टर के पास आ रहे हैं, हम लोग न्यूरोसर्जरी का ट्रेनिंग करने के लिए बेसिक मेडिसिन का भी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग टू न्यूरोसर्जरी। तो
तो हम लोग पेशेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कमर में दर्द हुआ, हेडेक हुआ, विजन का प्रॉब्लम हुआ, हाथ में झनझनी हुआ, तो वो पहले हमारे पास आते हैं, उसके बाद से हम लोग दवाई देते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और मेजॉरिटी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि केवल दवाई पे ठीक हो जाते हैं। तो अगेन न्यूरोसर्जन के पास आना लास्ट ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स एंड मिथ्स के क्वेश्चंस। इसके बाद जो होगा सर कि कुछ क्वेश्चंस के आपसे हम आंसर जानना चाहेंगे। আমরা কিন্তু স্যারের থেকে খুব সুন্দর করে ফ্যাক্টস এন্ড মিথস এর ব্যাপারে জেনে নিলাম। এবার কিন্তু আমরা চলে যাব কোশ্চেন আনসার রাউন্ডে। আমরা কিন্তু এবার জেনে নিব স্যারের থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन यही होएगा कि सर न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में क्या डिफरेंस है? As the word said, न्यूरोसर्जन यानी कि सर्जरी का पार्ट आ जाता है। तो जहाँ ऑपरेशन रिलेटेड कोई भी होता है प्रोसीजर, जैसे ब्रेन का हुआ या फिर पेरिफेरल नर्व का या स्पाइनल कॉर्ड का, जो सर्जरी परफॉर्म होती है वो दे आर डन ओनली बाय न्यूरोसर्जन। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हम लोग लाइसेंस्ड न्यूरोसर्जन है, जिसका हम लोग न्यूरोसर्जरी का ट्रेनिंग लिए हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग उसका एग्जाम दिए हैं, एग्जाम पास करने के बाद हम लोग को लाइसेंस मिला है, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट केवल दवाई से मैनेजमेंट करते हैं, या फिर उनका कोई लिमिटेड स्पेशलिटी होगा तो अलग होता है। सर्जरी इज डन बाय न्यूरोसर्जन। ओके, तो सर न्यूरोसर्जरी से किन-किन बीमारियों की ट्रीटमेंट हो जाती है? जी, जहाँ पे बीमारियों का तो लिस्ट इस शो में बताना मुश्किल होगा, बट ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम स्पेशली जो अभी सबसे कॉमन होता है वो है स्ट्रोक। जैसे मैम इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता रहे थे, पक्षाघात बोलते हैं उसको। स्ट्रोक होना, हेडेक अगर होता है तो ट्रॉमा रिलेटेड, अगर कोई ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुई है तो उसका इलाज न्यूरोसर्जरी से होता है। उसके अलावा ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर आ गया है, या बहुत सारे और भी इन्फेक्शंस होते हैं, सिस्ट आ जाता है, पानी का गुच्छा जम जाता है, ब्रेन के अंदर प्रेशर जम जाता है, उसको बोलते हैं प्रेशर बढ़ना दिमाग के अंदर, वो सब जो होता है वो एक न्यूरोसर्जन देखता है। और एक न्यूरोसर्जरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक सर्जरी प्लान होती है, बिकॉज हर बीमारी का अलग सर्जरी होता है। वो ब्रेन के लिए हुआ, स्पाइनल कॉर्ड के लिए हुआ कि हाथ में झंझनाहट, कमर का डिस्क सबसे कॉमन होता है। आजकल सबको घाड़ में व्यथा बताते हैं, तो घाड़े व्यथा इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कमर व्यथा इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जो कि गर्दन का डिस्क और कमर के डिस्क से स्पाइनल कॉर्ड का नस जो होता है वो चबा जाता है, जिसके कारण दर्द होता है। दवाई से ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो लास्ट रिसोर्ट होता है सर्जरी। सबसे कॉमन प्रॉब्लम बता रहे हैं। स्पाइन में ट्यूमर्स भी होते हैं, चलने में दिक्कत, हाथ में दिक्कत, कभी चोट लगा हाथ काम करना बंद कर दिया, नस टूट जाता है, तो वो भी न्यूरोसर्जरी ऑपरेट करते हैं, और मेजॉरिटी लगभग यही है। तो सर इन प्रॉब्लम से जब सर्जरी करना पड़ता है तो इसमें रिकवरी टाइम कितना लग जाता है? डिपेंड करता है पैथोलॉजी कितना लंबा है। जैसे एग्जांपल बताएंगे, हम लोग आज हेयर कट करा लेते हैं, तो चूल कटाने के बाद तुरंत दूसरे दिन लंबा चूल नहीं मिलता, टाइम लगता है, ग्रोथ को भी टाइम लगता है। हम लोग जब पैदा हुए थे छोटे से थे, इस हाइट में पहुंचने में टाइम लगता है। भगवान भी 18 साल देता है ग्रोथ के लिए। तो वैसे ही न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें भी टाइम लगता है। हर एक प्रॉब्लम को हील करने में समय लगता है। इमीडिएट रिलीफ होता है जहाँ पे डिस्क पेन होता है, और कहीं कहीं अगर लंबा पैथोलॉजी चल रहा हो, जितना लंबा आप एक बीमारी को पाल के रखेंगे उतना ही लंबा लगता है समय उसको ठीक होने में। सर आप इतने दिनों से काम कर रहे हो न्यूरोलॉजी के ऊपर, तो आपको न्यूरोसर्जरी के ऊपर, रियली सॉरी, तो आपको सर सबसे कॉमन कौन सी बीमारी देखने को मिली है? देखिए, इंडियन बेल्ट में सबसे कॉमन बीमारी जो होती है वो होता है स्ट्रोक यानी पक्षाघात। सर के अंदर रक्त संचार यानी कि सर्कुलेशन बंद हो जाना, या फिर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना। अधिकांश दोनों में कारण होता है पुअर कंट्रोल ऑफ चीनी यानी शुगर, डायबिटीज अच्छा कंट्रोल नहीं हो, और ब्लड प्रेशर अच्छा से कंट्रोल नहीं हो, खान पान ठीक नहीं हो, और नून का आप लोग ज्यादा खाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लीडिंग होता है। सेकंड कॉमन कॉज होता है ट्रॉमा, फॉल, यानी कि देखिएगा कोई घर में रंगाई पुताई चल रहा है, कोई खिड़की से नीचे गिर गया, सर पे चोट लगा, ब्लीडिंग हो गई, उसमें बहुत कॉमन होता है हेड ट्रॉमा, जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। और देन अगेन आप देख रहे हैं हमें ट्रैफिक में रैश ड्राइविंग इतनी होती है, आधे से ज्यादा नए लोग जो है बिना हेलमेट के चलते हैं ना। आगे पिलियन राइडर्स भी कभी कभी नहीं पहनते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए रूल बनाया है आगे मेन राइडर और पिलियन राइडर दोनों हेलमेट पहने, बिकॉज सर बचा के रखे। हेड ट्रॉमा फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन होता है, इसमें मॉर्टेलिटी यानी कि केस में डेथ रेट बहुत हाई होता है। तो स्ट्रोक हुआ, फॉल हुआ, ट्रॉमा हुआ, ये तीन बेसिकली मेन होता है बर्डन न्यूरोसर्जरी का। ओके,
तो सर हमने फैक्ट्स और मिथ्स में भी हमको सुनने को मिला कि न्यूरो सर्जरी लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। ऑफ कोर्स। तो जी, तो न्यूरो सर्जन के पास हमको कब जाना चाहिए, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? आपको न्यूरो सर्जन के पास तब जाना चाहिए जब आपको लगता है कि आपको कोई नस संबंधी प्रॉब्लम हो, हाथ में झंझनाहट, हाथ कमजोर हो जाना, एक अच्छा काम करता हुआ हाथ या पैर अचानक से कमजोर होना शुरू हो गया है, तब आपको न्यूरो सर्जन से मिलना जरूरी है। उसके अलावा सर दर्द हो रहा है, कुछ ज्यादा ही माथा व्यथा हो रहा है, हाथ पैर में आपको खींचनी यानी कि सीजर जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में असहनीय सर दर्द हो गया, प्रचंड माथा व्यथा जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वैसे ऐसे कंडीशंस में आप एक न्यूरो सर्जन को डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। और साथ ही साथ हाथ पैर में झिनझनी, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द जो कि नस संबंधी भी होता है, तो वैसे कंडीशन में भी आप अप्रोच कर सकते हैं न्यूरो सर्जन को। तो किन किन वजह से सर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किसी इंसान के अंदर आ सकती है? There are various causes, बहुत सारे causes हैं। जहाँ जहाँ नस है वहाँ प्रॉब्लम होगा। ब्रेन में अगर ट्यूमर हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण सीजर हो सकता है। ब्रेन में अगर कुछ भी नहीं हो तो सीजर ही हो सकता है, सीजर नस के कारण से हो सकता है। ब्लड में रक्त संचार कम हो, हाथ पैर वीक हो जाना, इसको लकवा बोलते हैं, लकवा मारना, तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। गर्दन में हड्डी होता है, हड्डी के बीच में डिस्क होता है जो कि गर्दन को सपोर्ट करता है। वो डिस्क अगर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ जाता है तो हाथ पैर में झंझनी, हाथ पैर में कमजोरी हो जाता है। सिमिलरली यही आपको अगर हम लोग को कमर में हो जाए तो कमर के पास जो डिस्क है उस पर कंप्रेशन आने के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और हाथ पैर में झंझनाहट अलग कारण होता है, उसको न्यूराइटिस बोलते हैं। तो ये सारे कॉजेज जो हैं जो न्यूरोलॉजिकल इशू और एड्रेस खोजते हैं। तो सर एक क्वेश्चन मैं जानना चाहती हूँ, पर्सनली भी बहुत ये जानने का वो मुझे मन है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है, कि इसका एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है कि इस उम्र तक आते आते आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर ये किसी को भी कभी भी हो सकती है? मैम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी को भी किसी एज में हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि किसी एज ग्रुप में किसी एक सर्टेन बीमारी का जो प्रेवलेंस यानी कि प्रचलन है वो ज़्यादा रहता है। नवजात शिशु पैदा होने के समय से लेके 5 साल तक की उम्र तक में उन लोग को भी प्रॉब्लम हो सकता है जो कि लाइफ टाइम चल सकता है या फिर ठीक भी हो सकता है। इसके कारण ब्रेन के अंदर ट्यूमर, स्पाइन में ट्यूमर होना वो होता है। फिर आपको एक एडोलेसेंट एज ग्रुप आता है जो कि 10 साल 15 साल से लेके 25-30 साल के अंदर तक होता है। वैसे कंडीशंस में अलग अलग पैथोलॉजीज होते हैं जो एड्रेस किया जाता है। और रहा एल्डरली एज ग्रुप यानी 30-35 से ऊपर का, वैसे कंडीशंस में एक अलग पैथोलॉजी ही होती है, अलग बीमारी होती है, वो एक अलग ग्रुप होता है क्लस्टर का जो एक एज ग्रुप को अटैक करके डिफाइन करता है। तो सर मतलब एक बच्चे को जो अभी जन्मा है तभी से भी उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो भी सकती है? हो ना हो तो अच्छा, पर हाँ होने का संभावना बिल्कुल होता है। बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जन्म लेने के बाद से नहीं, इंट्रायूट्राइन जब वो माँ के कोख में है और वो जब पैदा होने वाला होता है, बड़ा हो रहा होता है पेट में, तब से ही न्यूरोसर्जिकल, जब ब्रेन बनना शुरू हो जाता है तब से ब्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ब्रेन मतलब हो भी सकता है, हो भी सकता है जो कि आपको किसी गर्भवती महिला को 18 हफ्ते बाद ब्रेन बन जाता है, उस वक्त से लेके जब तक वो जीवित रहता है कभी भी हो सकता है। तो सर क्या ये जेनेटिक्स मतलब जेनेटिकली भी ये मम्मी पापा से भी बच्चों में आ सकता है? बिल्कुल, जेनेटिकली इनहेरिटेंस देखा गया है। न्यूरोसर्जिकल कुछ इश्यूज और बीमारियां होती हैं जो कि सिंड्रोमिक होती है, यानी कि घर परिवार में किसी को था और किसी को नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है न्यूरोफाइब्रोमा, उसका एक एग्जांपल होता है टाइप 1 टाइप 2, किसी एक में फैमिली में होता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल के चला जाता है। पर जरूरी नहीं है कि किसी एक को ट्यूमर था तो दूसरा को भी आए। वो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है, बिकॉज एक नए बच्चे का जो जेनेटिक है वो उसके माँ पापा दोनों से मिला जुला है। तो कोई जीन ओवर एक्सप्रेस कर जाए तो बीमारी दिख जाती है, कोई जीन अंडर एक्सप्रेस कर तो बीमारी नहीं होती है। बट हाँ, ये मेडिकली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि जेनेटिकली इनहेरिटेड न्यूरोसर्जिकल इश्यूज और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सर खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन भी नहीं, आपसे एक सजेशन हम मांगना चाहेंगे। हमारे जो दर्शक है इनमें जो हमारे अगले जनरेशन के हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में वो डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं, तो आप उनको कितना रेफर करेंगे एज मतलब न्यूरोसर्जन एज एन करियर? मैम का ये क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा, इट्स वेरी रिफाइंड क्वेश्चन और जाहिर सी बात है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो कि भारत में पढ़े हैं तो सेवा भी भारत की ही करें, अपने देश की करें, अपनी मातृभूमि की ही करें। तो ये हमारा सोच विचार है, हमारा उद्देश्य है कि अगर सीखा यहाँ पे तो देना भी यहीं पर है।
तो यही बोलूँगा आप सब दर्शकों को, श्रोतागणों को कि अगर आप ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो डॉक्टर की ज़रूरत हर क्षेत्र में है। भारत में अभी भी इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है और डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर की पॉपुलेशन बहुत कम है अभी। और अभी आप भी देखते हैं कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट बहुत वायलेंस होने लगा है। लोग बहुत जल्दी डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस कर देते हैं, जो कि गलत है। इससे प्रेरित ना हो, पर हाँ, डॉक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक प्रोफेशन में, और डॉक्टर परस्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सबको ज़रूर बोलूँगा जो मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ डॉक्टर बने। भारत में मरीजों की कमी नहीं है और डेफिनेटली बात है कि इट्स ए नोबल प्रोफेशन, सो यस प्लीज़ कीजिए। तो सर, इसके कोर्स फीस के बारे में आप अगर कुछ आइडिया दे सके तो। कोर्स फीस का तो ऐसा होता नहीं मैम, बिकॉज आज के टाइम पे सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी का बोतल आपको एक दुकान में 15 रुपए का पड़ेगा, वही दुकान में आपको कहीं 20 रुपए का पड़ेगा, कहीं आपको फ्री भी मिल जाता है। तो बेसिकली नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जो आपको देना होता है। हमारे टाइम पे नीट नहीं था, हमारा नीट तो अभी 2015-16 से आया है। उसके पहले स्टेट लेवल और कंट्री लेवल का अलग एग्जामिनेशन होता था। उसके लिए पढ़ें आप, 10th से शुरू होता है इसकी तैयारी। साइंस सब्जेक्ट होता है, 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी लेना होता है। मैथ्स भी ऑप्शनल होता है। उसके बाद से आप MBBS की तैयारी करते हैं। MBBS में सेलेक्ट होने के बाद आपको MS या MD करना है, फिर उसके बाद से DM या MCH करना है, आगे फेलोशिप। तो बेसिकली इट्स अ हार्ड वर्क, लॉन्ग करियर, पेशेंस आपको चाहिए, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और सब्र ज़रूरी है। फीस निर्भर करता है कॉलेज टू कॉलेज, प्राइवेट में ज़्यादा होता होगा, गवर्नमेंट में कम होता है। जो भी है, डॉक्टर्स आर स्टिल नीडेड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हमारे लिए टाइम निकालने के लिए भी और इतनी अच्छी बात भी शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू डेबोलिना मैम कि हमको ये चांस मिला कि आपसे बात कर सके, रूबरू हो सके। थैंक यू सो मच। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংক ইউ। আজ কিন্তু আমরা নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস ব্যাপারে কথা বলে নিলাম ডক্টর বিশাল অভিজিতের সাথে। তার থেকে আমরা অনেক জরুরি তথ্য জেনে নিলাম। এরকমই আরো ডক্টরের পর্বের জন্য দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ। ও ডাক্তার, ও ডাক্তার।